नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश में नेता एक दूसरे पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले धर्म आधारित जनगणना जारी होती है और बिहार चुनाव के ठीक बीच में संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रस्ताव पारित करता है। कहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच पैदा हुआ असंतुलन देश के लिए चुनौती है। हिंदुओं की घटती आबादी पर संघ बेचैन है। आरएसएस ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि देश में जनसंख्या नीति दोबारा तय हो, क्योंकि संघ के मुताबिक देश के कई जिलों में मुस्लिमों की तादाद बढ़ने से हिंदुओं की आबादी पर संकट है। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम आबादी की वजह से हिंदू खतरे में है? बिहार चुनाव के वक्त संघ ने क्यों उठाया मुस्लिम आबादी का मुद्दा? और तीसरा और अहम सवाल, क्या आरएसएस के हिसाब से देश की जनसंख्या नीति तय होगी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जब देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदू मेजोरिटी का जिला था। आज में 80% वहां वो बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए। वहां की आबादी में 80% जो है वो मुसलमान हो गए। तो उसकी आइडेंटिटी आज संकट में है ना। हमारा कहना यह है कि वो जो पॉपुलेशन पॉलिसी हो, तो जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, उसके कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी है, उसको खतरा नहीं होना चाहिए। एक जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण हो, क्या होना चाहिए उसकी जनसंख्या? ये तो पॉपुलेशन पॉलिसी अगर तय होगी ना, मैंने बताया ना, कोई भी संप्रदाय अचानक अपनी जनसंख्या बढ़ाता चला जाए, उससे गड़बड़ हुआ ना। ये इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भी एक है, अधिक जनसंख्या बढ़ाना भी एक है, और हो सकता है लोभ से लालच से मतांतरण कराया गया, ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर के यह है कि जनसंख्या का संतुलन ठीक रहे। किसी भी प्रकार से यदि वो डिस्टर्ब हो रही है और वहां का समाज पीड़ित है, तो ये चिंता की बात है ना। ये हमारा कहना है, एक पॉपुलेशन पॉलिसी ऐसी बने, किसी भी समाज को यह अधिकार न हो वहां के स्थानीय मूल और मौलिक समाज जो उसके स्ट्रक्चर को बदल दे। ये ठीक नहीं। ये विचार प्रकट किए गए हैं, प्रस्ताव पारित किया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल द्वारा। मेरे साथ आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा, कांग्रेस के नेता देवव्रत सिंह, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से मेरे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अभय दुबे, जाने माने समाजशास्त्री, और अब्दुल हमीद नोमानी, जमीयत उलमाए हिंद के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राकेश सिन्हा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ और इस वक्त हुआ? देखिए, पहले मैं वक्त पर आता हूं। जो लोग आरएसएस को जानते हैं उनको मालूम है कि आरएसएस की गतिविधियां और आरएसएस की बैठकें एक साल पहले तय होती हैं। बिहार की चुनाव तो 3-4 महीने पहले तय हुआ, कार्यकारी मंडल की तिथियां एक साल पहले तय हुआ। इसलिए इसको हर चीज को चुनाव से जोड़ना ये ठीक नहीं है। एक यानी कि आप ये कह रहे हैं, राकेश सिन्हा, आप ये कह रहे हैं कि भागवत साहब का जो बयान आया था ना कि आरक्षण के आधार की समीक्षा हो, उससे जो तथाकथित नुकसान हुआ, बीजेपी के खेमे वाले भी मुझे बताते हैं कि नहीं, थोड़ा नुकसान हुआ हमें उस बात को लेकर, उस नुकसान की भरपाई तो नहीं है ये प्रस्ताव? देखिए, आपको बीजेपी वाले क्या बताते हैं मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भागवत जी ने जो बात कही, आप दलितों को, पिछड़ों को इतने हीन भावना से मत देखिए, शैक्षणिक रूप से, चेतना के रूप में इतना कम मत आंकिए। वे राष्ट्रीय विमर्श को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं भागवत जी ने क्या कहा। भागवत जी ने उनके लाभ के लिए कहा। भागवत जी ने आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं कहा। और किसी व्यक्ति की बातों को इन टोटलिटी में लिया जाता है। 3 महीने पहले जो व्यक्ति कह रहा है कि 1000 वर्ष तक आरक्षण रहे, 100 वर्षों तक आरक्षण रहे, 1000 वर्ष तक उन्होंने सहा तो 100 वर्षों तक रहे, वो व्यक्ति 3 महीने बाद कहेगा आरक्षण समाप्त कर दो। अरे, इन टोटलिटी में लीजिए। इसलिए मैं जनसंख्या पर आता हूं। देखिए, 2 ऐसे विषय हैं, पर्यावरण और जनसंख्या, जो कि मैं कहता हूं सेकुलर डोमेन का विषय है। जनसंख्या पर यदि बहस होती है, जनसंख्या असंतुलित हो रहा है, एक वैज्ञानिक आखिर हम सेंसस क्यों करते हैं? सेंसस इसलिए करते हैं कि हम जाने कि इसका ग्रोथ कितना है, क्यों है, कैसे है। इन बातों को वैज्ञानिक अध्ययन करें और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकालता है उस पर हम गौर करें। कोई ऐसा असामान्य बात तो नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, बारोटा जो जिला है,
उसमें मुस्लिम जनसंख्या 59% से बढ़कर 70% हो गई है और दारंग जिले में 64% से बढ़कर 64% हो गई है। अब ये बताइए कि अचानक जनसंख्या यदि बढ़ जाती, छलांग लगता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। अच्छा, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। मुझे तो लगा सवाल हिंदू मुस्लिम का ही बनाया जा रहा है राकेश सिन्हा जी। मैं तो यह कह रहा हूं कि चूंकि असंतुलन पैदा हो रहा है तो इसलिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसी मुस्लिम समाज पर आघात नहीं किया जा रहा है। यह असंतुलन क्यों हो रहा है और असंतुलन होने के कारण क्या है? पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में, असम के 7 जिलों में अचानक मुस्लिम मेजोरिटी हो गया है, तो क्यों हो गया है? क्या यह अध्ययन करना, क्या इस पर प्रस्ताव पारित करना, क्या इस पर बहस करना? फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हर बात को या कंफ्यूज कर रहे हैं राकेश सिन्हा साहब। मुझे ये बताइए, या तो ये बाहरी कि भाई बाहर के लोग आकर बसने लगे, चिंता इस बात पर जाहिर की जा रही है, मुस्लिम का मुलम्मा क्यों उड़ाया जा रहा है? मेरा सवाल ये है सर। नहीं जी, मेरा सवाल ये है, राकेश सिन्हा, मेरा सवाल यह है कि ठीक है, इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए कि भाई बांग्लादेशी आ जाएं, भारत में बसने लगे हैं, वो चाहे असम हो या पश्चिम बंगाल हो, और यहां पर हमारे आबादी के संतुलन को बिगाड़ दें। उपमन्यु हजारिका की आयोग की रिपोर्ट भी है मेरे पास, वो बातें मैं फेस वैल्यू पर लेने को तैयार हूं, लेकिन मुस्लिम मुलम्मा क्यों चढ़ाया जा रहा है जब इस बात को कहा जाता है? तो नहीं, मैं संदीप जी मैं बता रहा हूं, सच्चर कमेटी ने डॉक्टर राजमोहन सेठी के अंतर्गत एक कमेटी बनाई थी। उसने लखनऊ का अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो चौंकाने वाला है। क्या? जितने मुस्लिमों ने जनसंख्या बढ़ाई, कहा इसके पीछे धर्म है, हमारा धर्म अनुमति देता है। तो क्या जनसंख्या की नीति धर्म के आधार पर तय होगी या जनसंख्या की नीति राष्ट्रीय संविधान के आधार पर तय होगी? मेरा कहना यह है कि यदि असंतुलन होता है, पेट के कारण होता है, असंतुलन सामाजिक परिवार कल्याण योजना नहीं अपनाने के कारण होता है, असंतुलन बाहर से इन्फिल्ट्रेशन के कारण होता है। मैं एक चीज आपको बताऊं, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र उस पर जी, मैं आपकी रिसर्च का कायल हूं। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। अभी तक एक तस्वीर पेश की गई है कि भाई मुसलमानों की आबादी 0.8% बढ़ गई और हिंदुओं की आबादी पहली दफा आजादी के बाद 80% से कम होकर कुल मिलाकर 0.7% वो घट गई है। लेकिन एक और आंकड़ा जिस पर चर्चा नहीं होती है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, ये मैं आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूं। ये बाकायदा पाई चार्ट्स हैं, अभी मेरा कैमरा कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुसलमानों की जो जनसंख्या वृद्धि है, जो ग्रोथ रेट है, 1961 में 32.49%, 1971 में 30.92%, 1981 में 30.78%, 1991 में 32.88%, 2001 में 29.52% और 2011 जिस पर इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है, अरे ये तो भागे जा रहे हैं, यही बढ़ते जा रहे हैं, ये तो देश पर कब्जा कर लेंगे, उनकी जनसंख्या वृद्धि की दर 24.6%। ये दरअसल जनसंख्या का ग्रोथ रेट घट रहा है। संदीप जी, आप क्यों बरगला रहे हैं दर्शकों को? मैं बिल्कुल बरगला नहीं रहा। एवरेज आप कॉन्टेस्ट कीजिए मेरे फैक्ट्स को। हिंदुओं का ग्रोथ नहीं, हिंदुओं का ग्रोथ रेट क्या है सो बताइए। हिंदुओं का ग्रोथ रेट क्या है? वो भी बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा। दूसरी बिल्कुल और पूरी तस्वीर आनी चाहिए। 1961 में सुनिए तो 1961 में हिंदू ग्रोथ रेट 20.76%, 1971 में यह बढ़ा 23.68%, 1981 में और बढ़ा 24.07%, 1991 में थोड़ा घटा 22.71%, 2001 में 19.92%, 2011 में 16.76%। अब मेरा उत्तर सुन लीजिए जी। देखिए, जब बड़ी जनसंख्या का प्रतिशत निकालते हैं उसका कंप्यूटेशन अलग होता है। एक बड़ी जनसंख्या का छोटी जनसंख्या का कंप्यूटेशन में कंफ्यूज मत कीजिए। स्टैटिस्टिक्स इतना आसान सब्जेक्ट नहीं होता कि हम और आप कर लें। और दूसरी बात मैं कह दूं कि इस देश सामान्य अभी जो ग्रोथ है 17% और 24%। देखिए, ये लगातार ग्रोथ रेट चिंता का विषय इसलिए है जब कुछ जिलों में मैंने पूरी तस्वीर देने के बाद क्या आप थोड़ा तरमीम करेंगे अपने बयान को? दरअसल ग्रोथ रेट कौन मिल रही है?
अरे ये ग्रोथ रेट गिरने की बात नहीं है, यह असंतुलन लगातार 3 दशकों से जो बढ़ता जा रहा है। आप उनके ग्रोथ रेट की जो गिरने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये असंतुलन तो बना हुआ है, 7% का असंतुलन बना हुआ है। देश में एक कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो और बौद्ध हो, जैन हो, फिर पता नहीं उन लोगों का कहां जाएगा। और मुसलमानों मैं उन लोगों का नाम लेकर उनकी शान नहीं बढ़ाना चाहता जो कहते फिरते थे पिछले साल, इस साल भी हिंदुओं को और बच्चे पैदा करने चाहिए। उन पर भी ये जनसंख्या नीति लागू होगी क्या? अरे मैं तो कह रहा हूं कि सब पर समान नीति हो। अरुणाचल प्रदेश में ईसाई पॉपुलेशन किस गति से बढ़ी, अब चिंता का विषय है। आप वह भी डाटा निकाल लीजिए। ऐसा क्या है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ईसाई और मुस्लिम पॉपुलेशन जिस गति से बढ़ रहा है और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। चिंता का विषय इसलिए है कि क्या पड़ोसी मुल्क कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि कोई आंतरिक खतरा तो नहीं कर रहा है। देवव्रत सिंह, मुझे ये बताइए, अगर ये असंतुलन हो रहा है, इस पर अगर आवाज उठती है तो इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जाए? जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसे राजनीति से। देखिए संदीप जी, आपने जो सबसे पहले आपने कहा था कि बिहार के चुनाव के समय इस तरह की बातें क्यों हो रही है, तो सिन्हा जी ने जो भी बातें कही कि आरएसएस पहले से प्लानिंग कर लेता है, मैं यहां कहना चाहूंगा कि आरएसएस चुनाव के समय ही प्लानिंग करता है। चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के ठीक पहले आरक्षण के संबंध में बयान दिया गया, और अब जब उन्हें महसूस हो रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर चुनाव जीतना चाहती थी, हिंदू और मुस्लिम के वोट को बांट के जीतना चाहती थी, जब वो संभव नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार का बयान आरएसएस द्वारा बिहार से सटे हुए रांची में इस प्रकार का आयोजन करके पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। संदीप जी, आरएसएस ने आज तक केवल देश को बांटने की बात की है, और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। और आज 31 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं और जो वर्क फॉर यूनिटी की बात करते हैं, तो आप सबको ये देवव्रत, मुझे ये बताइए, उपमन्यु हजारिका आयोग की जो रिपोर्ट है, और आपने भी पढ़ी होगी, और असम में आपकी सरकार है और माशाल्लाह बड़े सालों से सरकार चली आ रही है, अगर वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश से अवैध पलायन के चलते 2047 तक असम में स्थानीय आबादी के सिमटकर अल्पसंख्यक हो जाने को खतरा है, तो ये खतरा जायज नहीं है क्या? इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए क्या? इसे हम हिंदू मुस्लिम एंगल से वो चश्मा पहनकर ही क्यों देखें? मैं आपकी बात से नहीं, हम इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से कभी नहीं देखते। निश्चित रूप से बांग्लादेश से लोग जो आ रहे हैं उसको सरकार रोकने का पूरा काम कर रहा है, और बांग्लादेश में जो नया अकॉर्ड हुआ है उसके बाद तेजी से इस पर रोक भी लग रही है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं, जो लोग आके रह रहे हैं सदियों से वहां पर, उसे हम कैसे बाहर का कह सकते हैं? जहां तक के जनसंख्या बढ़ने का है उसके लिए बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसको धर्म के आधार पर जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात करना इस देश में निश्चित रूप से जो अभी एक पूरे देश में वातावरण बना हुआ है कि किसी प्रकार से आज पूरे देश में संस्कृति के क्षेत्र में इमरजेंसी लागू हो गई है। नहीं, ये बाहरी एंगल आ गया है, कर रहा है पूरे देश ये बाहरी एंगल आ गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री, सुनिए, आज जो ये बाहरी एंगल, इसका एक और नमूना भी सामने आ गया है। ये सिर्फ बांग्लादेश से अवैध पलायन वाली बात, घुसपैठ वाली बात तक सीमित नहीं है। ये देश में पैदा हुए धर्म और बाहरी धर्म, यानी कि मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, उसको लेकर भी बातें कही गई हैं इस प्रस्ताव में। खुद कृष्ण गोपाल क्या कह रहे हैं, पहले ये बयान सुनवाते हैं। अब्दुल हमीद नुमानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले ये बयान। जो भारतीय मूल के संप्रदाय हैं, अर्थात जो भारतीय मूल के मत पंथ हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध आदि, उनका प्रतिशत पिछले 60 वर्षों से लगातार घट रहा है। 1951 में भारतीय मूल के संप्रदाय मत पंथों का प्रतिशत भारतीय संपूर्ण जनसंख्या में 88% था, 88% था, जो घट करके अब 83% रह गया। अर्थात भारतीय मूल के संप्रदायों की जनसंख्या सारे देश भर में 60 वर्ष में 5% यह कम हो गई है। दूसरी ओर मुस्लिम मतावलंबियों की संख्या यह लगातार बढ़ रही है। 1900। तो अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप
बाहर से उत्पन्न हुए धर्म के अनुयायी हैं। आपकी तादाद लगातार बढ़ रही है, 9.8% से बढ़कर 14.23 हो गई है और भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर 83.5% हो गया है। अब धर्म भी कि बाहर पैदा हुआ, बाहर उत्पन्न हुआ, यहीं पर के नाम पर जो है जिस तरह जो है और समुदाय के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। इस्लाम के बारे में जो है आप ये नहीं कह सकते कि अंदर और बाहर, ये तो जो है ये तो ईश्वर स्तरीय धर्म है, आफाकी जो है आलमी इंटरनेशनल जो है वो धर्म है, वो इसको ये नहीं कह सकते। तैयार नहीं, वो नहीं माने, वो तो अपने घर के लोगों को नहीं मानते हैं। इन्होंने दलितों और आदिवासियों को कहाँ माना है? इनके यहाँ तो वैसे भी बंटवारा है जो है वो आप देख ही रहे हैं। ये इनकी पूरी सोच जो है वो नकारात्मक है। आप ये देखें कि 1981 से 1991 और 1991 से 2001 तक देखें कि ज्यादा जो है वृद्धि दर में जो कमी आई है मुसलमानों में आई है। जो है वो 1991 से 1 तक देखें आप, मुसलमानों की वृद्धि दर जो है 1.7% है, अभी जो है 0.8 है। तो ये तो कमी आई है और इसकी वजह भी है, ये लोग कारण नहीं बताते हैं। भ्रूण हत्या जो किनके यहाँ ज्यादा है, भ्रूण हत्या को रोक क्यों नहीं लगाते हैं? 6% जो है 5 साल के बच्चे जो है ज्यादा जो है वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? एक समान जनसंख्या नीति लागू हो जाए, लागू हो जाए एक जनसंख्या नीति। नहीं तो आप इसको इससे नहीं रोक सकते हैं। नहीं, जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए कि नहीं? समाज हो जाए, उनका प्रस्ताव है। नहीं, वो तो समाज को बांटने के लिए देखिए, प्रस्ताव में पढ़ देता हूँ। हाँ। ये प्रस्ताव, और विनोद बंसल भी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रस्ताव में जो बात कही गई है, देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं और जनसांख्यिक असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। इसमें क्या आपत्ति है? मैं पूछ रहा हूं ना उनसे। सही बात। नहीं, ये जो है ये कानून से ये नहीं होता है। आज वो जब तक जो है समाज नहीं, आपका पहला हक रहा है संसाधनों पर, अब दिक्कत हो रही है कि समान रूप से हो जाए। ये तो उन्होंने मनमोहन सिंह ने मौका दिया है, उन्होंने किया कुछ नहीं है। हाँ। ये तो हथियार दिया है इनके हाथ में बोलने के लिए। किया क्या उन्होंने? उन्होंने किया नहीं, इन्होंने किया। ये तो इनका एक खेल है दुष्प्रचार करने के लिए कि जो संसाधनों को कहां तो मुझे ये बताइए विनोद बंसल, मैंने राकेश सिन्हा से भी ये चर्चा की। मैं आ रहा हूँ राकेश जी, थोड़ा सा मैं इनको वक्त दे दूं। हाँ बोलिए। नुमानी साहब से एक छोटा सवाल। नुमानी साहब, संदीप जी ने एक सवाल पूछा कि एक समान जनसंख्या नीति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, इसमें आपत्ति क्यों होती है? आप कहें समान जनसंख्या नीति हो, इसमें कहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू नीति आप पर मुस्लिम नीति पर अलग हो? इसको सामने रख, क्या करें? आप बताइए सही, आप ही सही। तो मेरा सवाल, सीधा सवाल, आप इमरजेंसी लाना चाहते हैं क्या? नसबंदी का दौर वापस लाना चाहते हैं? मेरा सीधा सवाल विनोद बंसल। नसबंदी नहीं, नसबंदी लाना चाहते हैं क्या? इसका सहारा लेके यही ये करते हैं। ये बताइए, जवाब तो देने दीजिए विनोद बंसल। मुझे समझ में नहीं आता, जब देश के संविधान की बात आती है तब पीछे भाग जाते हैं। जब देश की न्याय व्यवस्था की बात आती है, कोर्ट के निर्णयों की बात आती है, अनेक बार, कम से कम 10 बार जो है ना जी, मेरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुके, कई उच्च न्यायालय कह चुके कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। पता नहीं क्यों उस कानून से इनको क्यों तकलीफ होती है। भारत में रहते हैं तो भारत में उत्पन्न मतपंथ, भारत के संत और बाहर उत्पन्न हुए मतपंथ, ये भेद करने लगे आप? भेद नहीं है, भेद नहीं है संदीप जी। देखो, इसको आपको राइट पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। भेद नहीं है, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता से भाग नहीं सकते। ये वास्तविकता है, इससे भाग नहीं सकते आप। बात यह है कि देखिए, जो इस भारत का है वो भारत का है निश्चित रूप से। जो बाहर से आया गया इंपोर्टेड है वो इंपोर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप आजाद भारत में 2015 में ये बातें कर रहे हैं, 1947 में आजादी में। अब आप बाहरी आजादी की बात करने लगे। अरे हमारा भारत तो सबसे पहले शुरू से आजाद है। क्यों लाते हैं धर्म को बीच में? क्यों लाते हैं? अरे मुझे बताइए, धर्म बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जब बहुत ही नकारात्मक है। एक मुझे ये बताइए, जब कानून की बात आती है तो कानून में आप अपने आप को अलग क्यों कर लेते हो? ये बाहरी अंदरी का क्या मसला है? ये मुझे ये समझाइए। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो मतपंथ संप्रदाय भारत में पनपे, भारत के प्रति उसकी निष्ठा है, भारत में निष्ठा है। और मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान और क्रिश्चियंस की निष्ठा भारत के लिए नहीं है? जो भारतीय हैं, मैं मतों की बात बयान दे रहे हैं। मैं मुसलमान और क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम जो मतलब रिलीजन है, उस रिलीजन की बात कर रहा हूँ। आखिरकार रिलीजन, ये मक्का मदीना क्यों जाते हैं? मतलब मुस्लिम हम नहीं जाते ना, ये एंटी इंडिया, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, ये नहीं कह रहा।
ये नहीं कह रहा। और मैं क्या कहता कह हूँ रहे हैं? नहीं, ये कानून का विरोध क्यों करते हैं मुझे बताइए। कौन से कानून का संदीप जी, ये देखिए समान नागरिक संहिता की बात आती है तो ये मना करते हैं, आखिरकार गौ हत्याबंदी की बात ये आती तो है तो ये एक मना नई करते हैं। परिभाषा घड़ी जा रही है नहीं, अबे दुबे आज। नहीं, जो- अब धर्म भी बाहरी और भारतीय। संविधान में जो वर्णित है, इन्होंने बनाया कहाँ जी, से? अबे दुबे एक मिनट, थोड़ा सबको वक्त देते हैं। अबे दुबे, बहुत ही गलत देवव्रत मैं आ रहा हूँ अभी मैं आपसे पूछूंगा। संजय गांधी की आत्मा शायद आज मुस्कुरा रही होगी। अभी मैं पूछूंगा आपसे, लगता है संजय गांधी की आत्मा भी मुस्कुरा रही होगी इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनकर। पर पहले अबे दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसको देखने से स्पष्ट रूप से मुझे कुछ बातें ध्यान में आती हैं, और राकेश जी मेरे ख्याल से तथ्यात्मक रूप से मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो पुण्यभूमि और पितृभूमि की अवधारणा पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। पुण्यभूमि का मतलब यह है कि जो इस देश में पैदा हुए धर्म हैं वो उन लोगों की पुण्यभूमि है, और उन लोगों की पितृभूमि हो सकती है, लेकिन पुण्यभूमि अलग हो सकती है। तो पुण्यभूमि और पितृभूमि में फर्क करने की जो अवधारणा है, इसकी वजह से ही बाहर पैदा हुए धर्म और अंदर पैदा हुए धर्मों की बात आती है। ये जो फर्क किया जा रहा है इस वजह से किया जा रहा है। ये वीर सावरकर ने अपनी किताब में ये लिख रखा है स्पष्ट रूप से, हिंदुत्व वाली जो उनकी किताब है, ये सब और रिकॉर्ड है। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा हृदय विशाल करके इन बातों को देखना चाहिए। आज का जमाना बिल्कुल बदल चुका है, और वो विशाल हृदयता की बात यह है कि सारे के सारे धर्म एशिया में पैदा हुए हैं। यूरोप में कोई धर्म पैदा नहीं हुआ है। ईसाइयत भी यूरोप में नहीं पैदा हुई है, एशिया में पैदा हुई है। यहाँ तक पर हम इस चर्चा को उस भारत में तो उस नहीं ना। आयाम तक लेकर क्यों जाएं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ धर्म एक निजी आस्था का मसला है। मुसलमान, मैं ये कह रहा हूँ मुसलमान वो और निजी ईसाई, आस्था संविधान से परे देखिए क्यों हो जाती यूरोप है? में एक मिनट पूरी बात अपनी बात कह दी आप खत्म करिए, की। करिए। यूरोप में जाने से पहले ईसाई लोग भारत आए थे और भारत ने उनका स्वागत किया था। जब व्यापारियों के रूप में मुसलमान लोग भारत आए तो भारत ने उनका भी स्वागत किया। तो होना ये चाहिए। दूसरी बात, यहाँ तक मैं जनसंख्या का एक प्रश्न- मिनट, एक छोटा सा मैं कमेंट ले लूं, मुझे ब्रेक लेना है। मृत्युंजय तिवारी, ये सीधी सियासत है या आप इत्तेफाक रखेंगे कुछ बातों को लेकर? बांग्लादेश से अवैध पलायन हो रहा है, डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, असम के उपमन्यु हजारिका आयोग की मैंने रिपोर्ट का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में ये दिक्कत है। इन दिक्कतों पर भी क्या हम आंखें मूंद कर बैठे रहे और कहते रहे भाई सियासत सियासत सियासत, ये सियासत नहीं होने देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय जो बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बिहार में आकर के वोटों के ध्रुवीकरण पर बयान दे रहे हैं, और आरएसएस आज पड़ोसी राज्य बिहार के सटे हुए झारखंड में इस तरह के प्रस्ताव को पारित कराता है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये बिहार की राजनीति से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये वोटों का ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और जो इनका हिडन एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है, वो सारा धीरे धीरे सामने आ रहा है। और शायद इसके पीछे एक वजह ये भी है मृत्युंजय तिवारी, मुझे यहाँ पर ये भी दर्शकों को बताना होगा, लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आया। हमने ये चर्चा, क्योंकि ये प्रस्ताव अभी देर शाम पारित हुआ, उसके बाद चर्चा का विषय बदला और हमने प्रवक्ताओं से लगातार निवेदन किया। सुनिए तो सर, बीजेपी के प्रवक्ताओं से लगातार निवेदन किया, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता इस चर्चा में शरीक होने को तैयार नहीं था, क्योंकि शायद उन्हें मालूम था यही सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को ना तो हाँ में जवाब मिलता ना में जवाब मिलता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब डेमोग्राफिक्स को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की तरफ भी जाऊंगा। वहां के डेमोग्राफिक्स आप जानते हैं और वहां सरकार किसकी है ये भी आप जानते हैं। ये अंतर विरोध क्यों? ब्रेक के बाद। आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित है जनसंख्या वृद्धि में हुए असंतुलन को लेकर एक बाकायदा प्रस्ताव भी जारी किया है। राकेश सिन्हा, मुझे यह समझाइए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, बांग्लादेश का पॉइंट आपका फेयर पॉइंट है, मैंने एक्सेप्ट भी किया कि वहां से अवैध घुसपैठ हो रही है, डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही है, असम की, पश्चिम बंगाल की, लेकिन आप वहां पर इतने चिंतित हैं जम्मू कश्मीर में जो पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, और ये तो सब जानते हैं उस स्टोरी को। उसमें दो बातें और जोड़ देता हूं। जम्मू कश्मीर में ही, और आप वाकिफ हैं इस बात से, आपने वहां काम भी किया है, पाक
ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो लोग भारतीय लोग जम्मू में आकर बसे हैं, वो किराएदार हैं, वो अपने आप को किराएदार कहते हैं, वोटिंग राइट्स भी नहीं है। वेस्ट पंजाब से, पाकिस्तान के पंजाब से जो लोग आकर बसे हैं, वो अपने देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन अपने सूबे का मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते। उनकी तादाद 12.5 लाख है। उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? राकेश सिन्हा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति है, इसलिए तो वो जब चर्चा होती है वो भी सांप्रदायिक बन जाती है। आपने स्वयं अपने प्रश्न में उत्तर बता दिया है कि जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हिंदू आए, वहां किराएदार बनकर रहते हैं, वहां महिलाओं और पुरुषों में पितृसत्तात्मक समाज की जो सीमा है कि एक महिला यदि बाहर शादी कर ले तो उसके क्या अधिकार रह जाते हैं, हम सब जानते हैं। इस कारण से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो 370 के कारण है। जब उस पर डिबेट चलेगा फिर ये चिल्लाएंगे सांप्रदायिक है, फिर कहेंगे बिहार का चुनाव आ गया। कम से कम मैं इन लोगों से एक हिदायत देना चाहता हूं। बहुल इलाकों से, जिलों से आपको इतनी दिक्कत है राकेश सिन्हा, तो मुस्लिम बहुल इकलौता जो राज्य है वहां पर साझा सरकार बनाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए संदीप जी, ये जनसंख्या का सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है। हाँ। हमारे जो 3 लोग बैठे हुए हैं, अभय जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभय जी तो अध्ययन करते रहते हैं। बाकी 3 लोगों में किसी ने भी जनसंख्या के बारे में अध्ययन नहीं किया। वो बता दें 112 जिले ऐसे हैं जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन 100% बढ़ा, तो क्या अध्ययन का विषय होना चाहिए? अगर हिंदू पॉपुलेशन भी कहीं 100% बढ़ जाए तो अध्ययन का विषय होना चाहिए। नहीं तो हम धर्म के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना ही छोड़ दें। सवाल उठता है कि जिन लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि संघ की गतिविधियां 1 साल पहले तय होती हैं, अगली बार दिवाली के पहले कौन सी बैठक कहां होगी मैं आज बता सकता हूं। ये तो मुझे लगता है इतना नोविस डिबेट नहीं मैंने देखा कि कोई कहता है संघ ने अपनी बैठक की है बिहार चुनाव को देखते हुए। नहीं, सवाल वो तो मेरा था, बिहार तो नोविस मैं हुआ और बातें करने की और किसी ने नहीं पूछा सवाल। नहीं, आपको नहीं, नहीं, आपका धर्म है पूछना, आप तो पूछेंगे सही उत्तर जानने के लिए, बाकी लोगों ने उसको इंडोर्स किया। एक और मैं बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, 50 साल बाद हम अपने लोगों को क्या खिलाएंगे, संसाधन कितने होंगे, क्या हमने कभी विचार किया है? कोई स्टेट्समैन ही बात कर सकता है, जो नॉन स्टेट्समैन होगा वो सिर्फ देखेगा 5 साल में हमारी चुनावी रणनीति क्या होगी। मोहन भागवत जी कहते हैं पूरे देश कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए क्या? वो राह आपने जो बात कही है वो राह दिखाई है जो संघ ने। देवव्रत सिंह, मुझे ये बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए क्या? और इस कैविएट के साथ मैं फिर थोड़ा सा तंज तो कस दूं ना आप पर। आप देखिए, आप मित्र हैं, एक तंज कर सकता हूं कि संजय गांधी की आत्मा आज थोड़ी मुस्कुरा रही होगी कि उनकी बातों को, उनकी नसबंदी, तथाकथित गैर कानूनी जो हरकतें हुई थी 70 के युग में, उन्हें आज संघ एंडोर्स करता दिख रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, क्या बात? एक मिनट, अभी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। संजय गांधी जी को गलत तरीके से समझा गया था। अच्छा। जो बात अभी सिन्हा जी कह रहे थे कि 50 साल के बाद क्या प्लानिंग होनी चाहिए, संजय गांधी जी की वो प्लानिंग थी। अच्छा। जहां तक के आप ये जो कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी कितनी बढ़ रही है, उस पर स्टडी करने की जरूरत है, एक नीति बनाने की जरूरत है। देखिए, भारत शुरू से वसुधैव कुटुंबकम का पॉलिसी में रहा है कि जो जहां है वो वैसे ही वहां आगे बढ़े, जो जैसा है उसी कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं कि किसी एक धर्म की, एक जाति की जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं? हमारे तो होनी चाहिए क्या? नहीं, हम तो देश कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। कई टुकड़े हो गए। कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने इसका विरोध किया है। मुझे बताइए, ये टुकड़े सांप्रदायिक सोच के कारण हुए। आप जैसे पर हम बने थे क्या डेमोग्राफी के आधार पर? हम क्या डेमोग्राफी के आधार पर बने थे? पड़ोसियों को बांटती है, हम डेमोग्राफी के आधार पर बने थे? हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। विनोद बंसल, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट, हम बांग्लादेश से या पाकिस्तान से हम अलग हैं। कैसी बात कर रहा हूं? हम अलग
अलग हैं। नहीं आयोग केवल लड़ाई बिल्कुल अलग करते रहे हैं, हैं हाँ। आप लोग। लेकिन मैं मुझे बताइए कि एक मिनट देवव्रत जी दूसरों को मौका दीजिए। देवव्रत जी दूसरों को मौका दीजिए। विनोद बंसल। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए हाँ। वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण ही देश के टुकड़े हुए, और आज भी जितनी भी समस्या हो रही है वहाँ पर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के ही कारण है। मैं आपको गिना सकता हूँ। तो सेक्युलर वर्ड निकाल कर फेंक दो। नहीं वर्ड निकालो ना निकालो, वो तो इंदिरा गांधी ने जिस दिन घुसाया था ये वर्ड संविधान के अंदर, वहीं से उसी दिन से परेशानी शुरू हो गई है। देवव्रत जी बात देखिए, सेक्युलरिज्म पर विनोद बंसल को सेकुलरिज्म में कोई संसद में कोई संविधान में सेकुलर वर्ड लिखने से कोई सेकुलर नहीं हो जाता। अच्छा सेकुलर तो हम सेक्युलर नहीं है। नहीं सेकुलर मतलब आप ये कह रहे हैं हम सेक्युलर नहीं है। संदीप जी, सेकुलर तभी तक है जब तक इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है। आप बहुसंख्यक धमकी दे रहे हिंदू हैं समाज है, क्या? इसलिए आप धमकी दे बहुसंख्यक रहे हैं है। क्या? अन्यथा तो अरे धमकी क्या, ये तो वास्तविकता है। ये धमकी भरा ले जाए। ये वास्तविकता है संदीप जी, ये आपको वास्तविकता समझना पड़ेगा। देखिए क्या? पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, क्या सेकुलर कंट्री नहीं बनाता वो। आप लेकिन पाकिस्तान उसके से बाद तुलना कर रहे हैं अपनी। तुलना तो करनी पड़ेगी। क्यों? जब क्यों इतिहास करनी पड़ेगी तुलना? वो हमारा था, हमारा अंग था, हम उसको आप कहाँ मानते हैं? अरे भाई आप कैसे नहीं मानते? हमारे टुकड़े हुए कि नहीं हुए? क्या बात कर रहे हो? भारत माता के टुकड़े कर दिए, आप कह रहे हो कि मानते नहीं है। हाँ। मुझे ये बताइए कि आखिरकार उसका सेकुलर कैरेक्टर क्यों खत्म हुआ? इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि वहां का बहुसंख्यक समाज मुस्लिम समाज था। आखिर बांग्लादेश का सेकुलर कैरेक्टर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि वहां का बहुसंख्यक समाज मुस्लिम तो समाज एहसान था। किया जा रहा है। नहीं एहसान का क्या मतलब? आप हिंदू उन देखिए, जिन तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार आप बने हुए हैं, क्या तथाकथित वो नहीं है, एहसान कर तथाकथित नहीं है, तथाकथित नहीं है। आप विश्व हिंदू परिषद के, मैं हिंदू हूं, मैं बिल्कुल विश्व नहीं। हिंदू परिषद को नहीं मानता। मत मानो, बिल्कुल। आपका एक मानने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, बात ये नहीं है। ऐसे करोड़ों हैं। नहीं होंगे, ऐसे करोड़ों हैं। मैं कहता हूं होंगे, मैं उसकी चिंता नहीं करता। हाँ। बात यह है, देखिए राष्ट्रीयता की जहां तक बात आती है, आप बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कर रहे हो ना जी। हाँ। उपमन्यु हजारिका की रिपोर्ट की बात करी आपने। बिल्कुल की उस मैंने। रिपोर्ट में क्या क्या बात करी, जरा मैं आपको दोबारा से रिपीट नहीं कर नहीं देता हूं। अब आप फेक उधर करेंसी- मत जाइए, देखिए, विषयांतर मत होइए। फेक करेंसी किस तरह से आ रहा है वो मैं जानता देखिए- हूं, नहीं वैलिड पॉइंट है वो। और पर एक- जब उन्नीस आप सौ ये इक्यावन- कहने लगे कि हम सेकुलर मतलब एहसान कर रहे हैं सेकुलर ऐसा नहीं कर होकर, रहे, ऐसा आपने नहीं कर- यही कहा। मैं अपने भारत माता की सेवा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये मेरी भारत माता की अभी अस्मिता तभी तक सुरक्षित है, ये सेकुलर कैरेक्टर तभी तक सुरक्षित है जब तक बहुसंख्यक हिंदू समाज है। जहां भी भारत मुस्लिम, माता का- जहां भी हिंदू आबादी घटी है, मृत्युंजय तिवारी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। वहां देश एक घटा। मिनट, अब सबको मौका दीजिए। अरे ये मृत्युंजय भारत तिवारी माता सबका है, भारत सबका है। आप ठेकेदार मत बनिए धर्म के। नहीं सबका है, लेकिन सब माने इनको तब बता तो दीजिए, समान नागरिक संहिता हम नहीं मानते। ठेकेदार ना बने। आप जो भारत सबका है। सबको मौका दीजिए। समान जनसंख्या नीति हम नहीं मानते। दूसरों को भी मौका अरे दीजिए। मैं तो आपने बात भी कर रहा नहीं हूं। माना समान मैं- नागरिक संहिता को। क्यों नहीं मानते आप? वो कह रहे कि ये जो है वो कुदरती आप- पसंद ही नहीं करती है। आपके कौन मानते, कौन नहीं मानते? ये आपके गुरु गोलवालकर का अरे है। उनको आप अपनी बात करिए ना। आप गुरु गोलवलकर जी को अगर आपके समझ जो है लिया, वो पढ़ लिया, समझ लिया तो मार्गदर्शक है, सब अरे कुछ है। आप ये सब बातें करते ही नहीं। आप जो है वो उनको जो है मृत्युंजय वो- तिवारी परम पूज्य गुरु जी के स्क्रीन विचार पर अगर मृत्युंजय आपने तिवारी देखे जी। होते, पढ़े होते, समझे होते तो फिर आप ऐसी बात नहीं करते। ये लोग देखिए, ये लोग हिंदू धर्म को भी, हिंदू धर्म में सबों का, सब धर्मों का सम्मान। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए और है। इसके साथ, धर्म के साथ ये लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं और धर्म के नाम पर जो राजनीति चमका रहे हैं और ये ठेकेदारी लिए हुए हैं धर्म का, ये नहीं चलने वाला है। और जब तक लालू प्रसाद जी बिहार चुनाव के बाद 8 तारीख के बाद पता चल जाएगा इन लोगों का, ये काम नहीं जो चलेगा। हमें आरएसएस किसी राजनीति चलाना से चाह रही है, होनी चाहिए। मैं अभय दुबे, ये देखिए पोस्चरिंग बहुत हो गई, पर क्या जनसंख्या को लेकर हमारी नीति को रिविजिट करने की जरूरत है? आपको लगता है रेटरिक, बैंटरिंग, इसको छोड़ दीजिए। पोस्चरिंग, इसको छोड़ देते मेरा हैं थोड़ी कहना है देर कि के लिए। एक मिनट मृत्युंजय जी, एक मिनट जी। जो जनसंख्या नीति है, अब चीन की एक जनसंख्या नीति थी, उस नीति के अनुसार एक परिवार केवल एक ही बच्चा पैदा कर सकता था। 1979 की नीति आज उन्होंने आज उन्होंने बदल दी, आपके 2 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम लोग चीन की नकल तो करेंगे नहीं। भारत की स्थितियां अलग हैं, चीन की स्थितियां अलग हैं। चीन एक समरूप समाज है, भारतीय समाज उतना समरूप नहीं है, इसमें तमाम तरह तरह के अलगाव हैं। जब हम एक जनसंख्या नीति बनाने की बात करते हैं तो इस पर राष्ट्रीय बहस करनी होगी। इसमें यह तय करना होगा कि उसमें हमारा जो बुनियादी मानक क्या हो, बुनियादी कसौटी क्या हो। क्या बुनियादी कसौटी धर्म होगी? नहीं, तमाम बात एक बीच मत बोलिए भाई। बुनियादी कसौटी क्या धर्म होगी? हमें देखना होगा जब किसी इलाके में जनसंख्या बदलती है, जनसंख्या का चरित्र बदलता है, उसका विन्यास बदलता है, तो उसके क्या कारण है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। त्रिपुरा में पहले त्रिपुरी उपजात के लोग बहुसंख्यक थे, बंगाली वहां पे अल्पसंख्यक थे। धीरे धीरे करके बंगालियों ने उनको अल्पसंख्यक बना दिया, खुद को बहुसंख्यक हो गए। किसी भी राष्ट्रवादी संगठन, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है,
कभी भी इस समस्या का कोई विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की कि वहां रहने वाले जो मूलवासी थे उनको पश्चिम बंगाल से आए हुए लोगों ने कैसे अल्पसंख्यक बना दिया। हाँ। तो ये जो जनसंख्या से ये संबंधित खौफ दिखाकर हाँ, काम नहीं चलने अब वाला है। असल में आप ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू एक जमाने में आगे चलकर अल्पसंख्यक हो जाएगा और मुसलमान या दूसरे अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इस तरह करके आप एक खास तरह की राजनीति करना चाहते हैं। चलिए, मैं समझ गया। जिस दिन आप ये राजनीति राकेश करना सिन्हा। छोड़ देंगे उस दिन आपके सारे राकेश प्रयास सिन्हा, वैज्ञानिक होंगे। छोटा सा सवाल 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। बिल्कुल, मेरे पीसीआर डायरेक्टर मुझे कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो चुका है। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ये पूरी चर्चा क्यों देख रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर सब आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंदुओं की बात नहीं है। यहां पर तो जैनियों की तादाद भी घटी है, उनकी वृद्धि दर में भी कटौती हुई है, घटत हुई है। यही हाल बुद्धिस्ट का है, यही हाल सिख्स का है, यही हाल क्रिश्चियंस का है। उनके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? सर 15 सेकंड में। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब असंतुलन पैदा होता है जनसंख्या में तो गुणात्मक होता है। जनसंख्या कोई बिना गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। मुस्लिम बहुल जिलों में आप जाकर सामाजिक अध्ययन करके चले आइए, वहां क्या गुणात्मक परिवर्तन आया है। असम में 29% जनसंख्या ग्रोथ हुआ है, 29%, जो एवरेज उनका 24% है उससे ज्यादा। और वेस्ट बंगाल में 21% हुआ है, लगभग 22% हुआ है। तो इस तरह का जो परिवर्तन आ रहा है उसका एक अध्ययन करना कोई संघ, कोई सांप्रदायिक नजरिए से नहीं कर रहा, उसके नजरिए से बात कर रहा है। समुदायों, बाकी धर्मों की भी तो बात कीजिए ना, तभी तो लगता है एजेंडे के तहत। उसके लिए हमारी चिंता है और एजेंडे के तहत लेकिन जो मूल बेहतरी होगी। लेकिन मूल प्रश्न यही है कि आज किसी पैनलिस्ट ने साफ जवाब नहीं दिया कि कॉमन जनसंख्या नीति क्यों नहीं होनी चाहिए। चलिए, संघ ने इन सवाल के सवाल है, धर्म के चश्मे से ना देखें। देश हित की अगर कोई बात है, अगर हमें कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी रखनी है, नहीं रखनी है, डेमोग्राफिक्स पर हमें ध्यान देना है, नहीं देना है, इस पर हमें एक तार्किक बहस करने की भी शायद जरूरत है। पर तर्क तो एक ऐसा शब्द हो गया आजकल ढूंढे नहीं मिलता है। मृत्युंजय तिवारी, राकेश सिन्हा, देवव्रत सिंह, नुमानी साहब, अभय दुबे, विनोद बंसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।